दोस्तों, जैसा कि मैं आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से संबंधित जो चैप्टर हैं उनकी मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो आप लोगों के लिए रोज़ एक लेकर के आता था। उसी कड़ी में यह 8वें चैप्टर का चौथा भाग है, क्योंकि 8वां चैप्टर है चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबकत्व। इसका यह चौथा भाग है। बाकी जो मैंने 3 भाग जो मैंने बना दिए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बनावटी चुंबक, स्पर्श विधि, बिजली की धारा से, ठीक है, मतलब बनावटी चुंबक में 3 चीज़ें आती हैं। स्पर्श विधि आता है, बिजली की धारा से चुंबक बनाते हैं बनावटी चुंबक, और प्रेरित विधि से भी बनाते हैं हम। ये 3 प्रकार की, इन पर बात करेंगे। पूर्ण चुंबकीय पदार्थ पे बात करेंगे, अर्ध चुंबकीय पदार्थ पे बात करेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ पे बात करेंगे, दाएं हाथ का नियम पर बात करेंगे, मैक्सवेल का स्क्रू का नियम पे बात करेंगे, और एम्पियर का नियम, इन पर बात करेंगे। तो ये काफ़ी कमाल का और इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। और अगर आपको इन सारे टॉपिकों के विषय में जानकारी लेनी है विस्तार पूर्वक, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर के श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल टारगेट इलेक्ट्रीशियन। तो आइए शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को। तो सबसे पहले बनावटी चुंबक बनाने की विधि पे आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है स्पर्श विधि। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, कुछ इस तरह से जिस छड़ को चुंबक बनाना होता है, जो भी छड़ है, मान लीजिए कि हमारी यह एक छड़ है, इस छड़ को हमें चुंबक बनाना है, तो उस पर एक स्थायी चुंबक का उत्तरी ध्रुव, एक स्थायी चुंबक ले लें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैं आपको यहाँ पे समझा भी दे रहा हूँ कि एक, मान लीजिए ये एक स्थायी चुंबक है, इसका यह जो हिस्सा है वो नॉर्थ पोल है और यह हिस्सा जो है वो साउथ पोल है। तो स्थायी चुंबक का उत्तरी ध्रुव आगे की ओर यहाँ पर रखें। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये पूरी एक छड़ है लोहे की, ठीक है। इसको हमें चुंबक बनाना है, बनावटी चुंबक, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से हम इस चुंबक को रखेंगे जो परमानेंट मैग्नेट है, कि उसका उत्तरी ध्रुव इस तरह से आ जाए और आगे से पीछे की तरफ छड़ पर रगड़ें, ठीक है। यहाँ से लेकर के, ए से लेकर के बी तक आपको ऐसे ही रगड़ना है। तो यह क्रिया बार बार जब आप करोगे तो कुछ देर बाद, रगड़ने के बाद, आप एक कंपास लीजिए और आप अगर इस पर, यहाँ पर अगर आप कंपास को रखेंगे तो उसमें विक्षेपण होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह चुंबक बन चुका है, बनावटी चुंबक। आपको एक स्थायी चुंबक लेना है और उसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब ए से लेकर के बी तक के भाग पर आपको रगड़ना है छड़ पर, तो यह एक चुंबक बन जाएगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है बनावटी चुंबक का, बिजली की धारा से, ठीक है। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, इस पर देखिए, इसमें एक तांबे के इंसुलेटेड तार से बने कॉइल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह देखिए, जैसे कि यह हमारा तांबे का इंसुलेटेड तार हो गया, ठीक है। नर्म लोहे की छड़ को कॉइल में रखकर, एक नर्म लोहे की एक हमने इसमें छड़ रख दिया, इस कॉइल के बीचों बीच में जब रख देंगे और कॉइल में हम एक डीसी करंट गुजारा जाए, ठीक है। इसमें हम एक डीसी करंट जब हम इससे गुजारेंगे तो क्या होगा कि वह अस्थायी चुंबक में बदल जाएगा। कौन? यह जो हमारा, यह जो धातु का, जो नर्म लोहे का जो ये छड़ है, यह चुंबक के रूप में बदल जाएगा, ठीक है। जितने समय तक करंट बहेगी उतने समय तक यह चुंबक बना रहेगा, और जैसे ही इसमें से हम विद्युत धारा का प्रवाह हटाएंगे, यह चुंबक, इसमें से चुंबक के गुण खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ बिजली से हम इस तरह से चुंबक बना सकते हैं। अगला पॉइंट है प्रेरित विधि द्वारा जब हम चुंबक कैसे बनाएंगे। इस विधि में एक पोल चार्जर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, कुछ इस तरह से हम एक पोल चार्जर का हम उपयोग करेंगे, ठीक है। एक पोल चार्जर का प्रयोग किया जाता है लोहे की कोर के
आसपास बहुत सारी, मतलब एक लोहे की कोर है, ठीक है। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जैसे ये 2 कोरे हैं और इन कोरों पर हम कॉइल लपेट देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से कॉइल लपेट देंगे। लोहे की कोर के आसपास बहुत सारी इंसुलेटेड तांबे की तार की टर्न देकर पोल चार्जर बनाया जाता है। जब आप इसको लपेट देंगे तो यह एक पोल चार्जर बन जाएगा। तत्पश्चात डीसी सप्लाई दी जाती है। इनमें हम डीसी सप्लाई जब देंगे तो जिस स्टील के टुकड़े को चुंबक बनाना हो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हो कुछ इस तरह से, जिस स्टील के टुकड़े को हमको चुंबक बनाना है उसे चार्जर के कोर पर रखा जाता है। तो जब आप उस स्टील के टुकड़े को चार्जर के कोर के ऊपर आप यहाँ पर ऐसे आप रख दोगे, आप यहाँ पर, ठीक है, जिसको हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना है, ठीक है, अस्थायी चुंबक जिसको हमको बनाना है, तो चार्जर के कोर पर रख दिया जाता है। तो डीसी सप्लाई देने पर कोर जो है, ये कोरें जो हैं ये एक शक्तिशाली चुंबक का रूप ले लेंगी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक बन जाएंगी और कोर पर रखा हुआ स्टील का टुकड़ा चुंबक बन जाएगा, क्योंकि जब आप इस पर सप्लाई दोगे यह एक परमानेंट बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेट बन जाएगा। और इसके ऊपर जो रखा हुआ स्टील का टुकड़ा है यह भी एक चुंबक बन जाएगा। इसका उपयोग हम माइक्रोफोन, स्पीकर, टेलीफोन वगैरह में हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये रहा प्रेरित विधि द्वारा हम चुंबक कैसे बनाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो आपके समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक का टारगेट हम 200 लाइक का रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के लाइक के टारगेट को, 200 के टारगेट को आप निश्चित ही पूरा कर दोगे। और दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे कि उनकी थ्योरी अच्छी हो सके, एग्ज़ाम के लिए वो पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है पूर्ण चुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जिनको चुंबक बहुत शक्ति से अपनी ओर खींचता है। वे पदार्थ, उन पदार्थों को पूर्ण चुंबकीय पदार्थ कहते हैं जिन पदार्थों को चुंबक जो होता है वो बहुत प्रभावशाली तरीके से, बहुत तेज़ी से अपनी ओर खींचता है तथा ये आसानी से चुंबक भी बनाए जा सकते हैं। इनको चुंबक बनाना बहुत ही आसान होता है। उदाहरण के लिए लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये जो हैं बहुत ही आसानी से इनको चुंबक बना भी सकते हैं और इनको चुंबक बहुत तेज़ी से इनको अपनी ओर खींचता है। ये अच्छे फेरोमैग्नेटिक पदार्थ भी होते हैं। इनकी परमेबिलिटी जो मात्रा होगी वो 200 से 1000 तक होती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा परमेबिलिटी होगी उसके चुंबक बनने की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा रहेगी। इनको, चूँकि इसका 200 से 1000 के बीच में है, इसलिए ये पूर्ण चुंबकीय पदार्थ हैं। इनको अक्सर पूछ भी लिया जाता है कि कौन सा पदार्थ पूर्ण चुंबकीय पदार्थ होगा, कि इसकी परमेबिलिटी कितनी होगी। मतलब समझ लीजिए कि 200 से 1000 के बीच में, मतलब जितनी ज़्यादा होगी उतना ही संभावना रहेगी कि वो चुंबकीय पदार्थ, वो चुंबक बन जाएगा। इनको लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है अर्धचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर बहुत कम खींचते हैं। पूर्ण चुंबकीय पदार्थ जो हैं वो बहुत तेज़ी से खींचते हैं, लेकिन अर्धचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वो बहुत ही कम खींचते हैं, ठीक है। बहुत शक्तिशाली चुंबक को अगर इनके पास में लाया जाए तो ये आंशिक रूप से इनमें खिंचाव महसूस होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एल्युमिनियम, प्लेटिनम, इनको अनुचुंबकीय पदार्थ भी हम कहते हैं। इनकी परमेबिलिटी जो होती है वो 1 से कुछ अधिक होती है, ठीक है। ये देख लीजिए, पूर्ण चुंबकीय पदार्थ का क्या होता है, 200 से 1000 के बीच में होता है। और इसकी जो अर्धचुंबकीय पदार्थ है, इसकी जो परमेबिलिटी होगी वो 1 से कुछ अधिक होगी, ठीक है। अगला पॉइंट है अचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो प्रबल चुंबक के प्रभाव से बहुत दूर धकेले जाते हैं। पूर्ण चुंबकीय पदार्थ बहुत तेजी से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अर्धचुंबकीय पदार्थ बहुत शक्तिशाली चुंबक होगा, उसको आंशिक रूप से अपनी ओर खींचेंगे। और जो अनुचुंबकीय पदार्थ है वो धकेलते हैं, अपने से दूर धकेलते हैं। उन पदार्थों को हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जो कि बहुत दूर धकेलते हैं अपने आप को। एग्जाम्पल के लिए तांबा, सोना, पारा, इनकी परमेबिलिटी 1 से कुछ कम होती है, 1 से
कम इनकी परमेबिलिटी होती है। बिस्मथ सबसे अधिक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, अगला पॉइंट है दाएं हाथ का नियम। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों, कुछ इस तरह से कि दाएं हाथ का नियम जो है वो खुले हुए अंगूठे को करंट की दिशा में रखें। इस स्थिति में अंगुलियों की नोक कंडक्टर के आसपास बने चुंबकीय क्षेत्र के घेरे की दिशा को बताएगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारा, ठीक है, ये हमारा दाएं हाथ के नियम के अनुसार इसको हम कुछ इस तरह रखें। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरह रखें तो ये जो हमारा अंगूठा होगा, ये जो खुला हुआ हमारा अंगूठा है, ये करंट की दिशा को अगर बताएगा तो ये हमारी अंगुलियां जो है, ये जो हमारी अंगुलियां हैं ये क्या बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र का घेरा जो होगा उसको बताएंगी। अंगूठा हमारा, ये हमारा अंगूठा जो है ये करंट की दिशा बताएगा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी ये अंगुलियां। बस यही दाएं हाथ का नियम है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हो कुछ इस तरह से कि खुले हुए अंगूठे को करंट की दिशा में रखें। इस स्थिति में अंगुलियों की नोक कंडक्टर के आसपास बने चुंबकीय क्षेत्र के घेरे की दिशा को बताएगा। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है मैक्सवेल का स्क्रू नियम। यह नियम किसी करंट ले जा रहे चालक के आसपास चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा देखने के काम आता है। यह नियम जो है वो कोई जो चालक है वो करंट को ले जा रहा है तो उसके आसपास जो चुंबकीय बल रेखाएं बनेंगी उसकी दिशा को देखने के काम में आता है। यह क्या है नियम कि एक दाएं हाथ कसने वाली चूड़ी वाला कार्क स्क्रू लें। कोई भी एक स्क्रू ले लें। मान लीजिए यह एक स्क्रू है, तो क्या कह रहा है कि दाएं हाथ के कसने वाली चूड़ी वाला कार्क स्क्रू लो। ठीक है, यह एक ऐसा स्क्रू है कि जो दाहिने साइड में ऐसे दाहिने मतलब क्लॉकवाइज ये घूमेगा। स्क्रू लो और कल्पना करो कि नोक करंट की दिशा को बताए। इसकी जो ये नोक है यह करंट की दिशा को बताए, तो कुछ इस तरह से आप रखिए और इसको आप क्लॉकवाइज ऐसे घुमाइए। ठीक है, तो इसकी जो नोक होगी, यह जो नोक है यह करंट की अगर दिशा को बताएगा तो कसने के लिए स्क्रू की दिशा जब ये कस रहा है, ठीक है, जब ये कस रहा है तो वह जो है चुंबकीय बल रेखाओं को दिशा को बताएगा। मतलब यह जो है कसते समय जब इसको हम कस रहे हैं उस कंडीशन में यह जो इसकी नोक है वह करंट की दिशा को अगर बताएगा तो जो क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताएगा। यही मैक्सवेल का स्क्रू नियम है। मुझे उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है हमारा एम्पियर का नियम। एक चुंबकीय सुई करंट ले जा रहे चालक के नीचे लाओ। एक चुंबकीय सुई लीजिए, वह करंट, एक मान लीजिए यह चालक है, ठीक है, इस चालक के इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसके नीचे एक चुंबकीय सुई को हम ले करके आएंगे तो अपने आप को चालक के ऊपर तैरता हुआ कल्पना कीजिए। यह हमारा चालक है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है और इसके नीचे हम एक चुंबकीय सुई को लाएंगे जो कि दिक्सूचक है हमारा, उसको नीचे लेकर के आएंगे और हम ऐसी कल्पना करेंगे कि हम इस चालक के ऊपर लेटे हुए हैं। ठीक है, ऐसा कल्पना करिए कि आप इसके ऊपर लेटे हुए हैं या तैर रहे हैं इसके ऊपर। तो यदि सुई का विक्षेपण, जो सुई का जो विक्षेपण है वह आपके बाएं हाथ की ओर हो, जो सुई का जो विक्षेपण है या सुई जो घूमेगी उसका जो रिफ्लेक्शन है वो अगर आपके अगर आप इधर, सिर आपका इधर है और इसका पैर आपका इधर है और अगर आप इसके ऊपर तैरा हुआ कल्पना कर रहे हैं तो अगर जो सुई का जो विक्षेपण है वो अगर बाएं तरफ होगा, यहाँ मतलब जो आप इसके ऊपर ऐसे लेटे होगे तो ये बायां होगा और ये दायां होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आप लेटे हुए हैं तो अगर बाईं तरफ अगर इस सुई का विक्षेपण हुआ तो चालक में करंट की दिशा पैर से लेकर के सर की तरफ होगी, कि मतलब जो धारा का प्रवाह हो रहा है वह पैर से सर की ओर होगा। अगर विक्षेपण बाएं साइड होगा तो, अगर दाएं साइड होगा तो ऐसा नहीं है, केवल बाएं साइड में कि मतलब ये करंट ले जा रहा एक हमारा चालक है। ठीक है, इसके नीचे हमने एक
दिक्सूचक या मैग्नेटिक सुई हमने रख दिया और इसके ऊपर हम लेटा हुआ कल्पना कर रहे हैं। तो सीधी बात है, हमारे इस साइड ये जो होगा हमारा बायां साइड होगा और ये जो होगा हमारा वो दायां साइड होगा। और जब हम इसके ऊपर लेटा हुआ कल्पना कर रहे हैं तो जब जो चालक है उसमें निश्चित बात है उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड बनने का कारण जो चुंबकीय सुई का विक्षेपण होगा वो अगर बाएं साइड होता है, इस साइड होता है, तो जो करंट की दिशा होगी वह पैर से, क्योंकि पैर आपका इधर है तो पैर से सिर की तरफ होगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि एम्पियर का नियम भी आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर तो करिएगा ही करिएगा। अगली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप उन वीडियोज़ को कभी भी मिस नहीं करोगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।